का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। दिन की सबसे बड़ी सबसे जरूरी खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ हैं मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। और धन्यवाद शुभम। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बता दें कौन सी बड़ी खबरें आज हमने शो में शामिल की हैं। शुरुआत होगी सेबी की एक खबर के साथ। सेबी के पास जमा सहारा के पैसे का अब क्या होगा, सरकार क्या करेगी। अभी सहारा प्रमुख का निधन हुआ, उसके बाद इस पर यह चर्चा थी कि निवेशकों के पैसे का क्या होगा। अब एक खबर आई है कि सेबी के पास जो सहारा का जमा पैसा है सरकार इसे ट्रांसफर करेगी। कहां ट्रांसफर करेगी, क्यों करेगी, उस पैसे का क्या होगा, ये जानेंगे। सरकारी प्रोजेक्ट बनाने में क्यों हो रही इतनी देरी, कितने सरकारी प्रोजेक्ट डिले चल रहे हैं, कौन कौन से चल रहे हैं, क्यों देरी हुई, कितनी लागत बढ़ गई, ये सब कुछ जानेंगे। यूको बैंक की घटना के बाद सरकार की चेतावनी। जी हां, सारे सरकारी बैंकों को कह दिया गया है कि भैया पुख्ता कीजिए इंतजाम। ऐसा कैसे हो रहा है, साइबर क्राइम बढ़ने का कितना खतरा है बैंकों में, ये जानेंगे। विदेशी कंपनियों को ईवी बनाने पर क्या छूट देगी सरकार। लोकलाइजेशन के पुराने अनुभव कैसे रहे, ये नया अनुभव है। सरकार नया काम करने जा रही है, लोकलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए ईवी कंपनियों को कुछ राहत देने की बात है। क्या होगा जानेंगे। दिन की सबसे बड़ी खबर होगी रेलवे को भी नहीं मिलेगा बाजार से पैसा। जी हां, एनएचएआई के बाद अब भारतीय रेलवे दूसरा ऐसा संस्थान होगा जो बाजार से पैसा उठाने के लिए रोका जा सकता है। फिर पैसा आएगा कहां से, क्यों रोका जा रहा है, ये सब कुछ जानेंगे दिन की बड़ी खबर में। और क्या फिर $90 के पार निकलेगा क्रूड, ये एक और बड़ी खबर होगी। क्या कुछ है तेल के बाजार में, नई खबर, ये जानेंगे आज मनी सेंट्रल में। सेबी के खातों में पड़ी सहारा ग्रुप के निवेशकों की बिना दावे वाली रकम को सरकार अपने फंड में ट्रांसफर कर सकती है। सहारा सेबी खाते से अपने खाते में ट्रांसफर किए जाने वाले फंड पर सरकार विचार कर रही है। सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के कई निवेशकों का पैसा सेबी के खाते में पड़ा हुआ है। सर, क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है और होगा क्या इस पैसे का। सहारा के पैसे को लेकर शुभम काफी उलझन और उहापोह है। सरकार की तरफ से काफी तामझाम के साथ इस बात का ऐलान किया गया था कि एक पोर्टल शुरू किया जाएगा जिससे सहारा के जो निवेशक हैं उनका पैसा वापस किया जाएगा। 5,000 करोड़ रुपए की राशि इसमें ट्रांसफर भी की गई थी। एक स्पेशल फंड बनाया गया था जो सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंडर में था। लेकिन अभी तक क्लेम्स की संख्या काफी कम है। शायद सहारा के निवेशक ऐसे थे जिनके पास या तो क्लेम्स के लिए उतने डॉक्यूमेंट और उस तरीके के आइडेंटिटी प्रूफ मौजूद नहीं थे, या उनके बारे में वापस प्रॉपर जानकारी नहीं थी। और अब लगभग ये 25,163 करोड़ रुपए का फंड जो सहारा के पर बकाया है लोगों का, इसे फिर सेबी के पास ट्रांसफर किया जाएगा। अभी ये स्पष्ट नहीं कि इस पैसे का क्या होगा, लेकिन आमतौर पर ऐसे फंड्स का इस्तेमाल सेबी जैसी संस्थाएं इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस में को रिड्रेसल करने में, इन्वेस्टर एजुकेशन में इस्तेमाल करती हैं। पर जो सबसे बड़ी चिंता की बात और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो इस पूरे मामले में यह है कि सहारा का बहुत बड़ा नेटवर्क पूरे देश में था और लाखों लोगों का पैसा था। और आज जब क्लेम्स की परिस्थितियां शुरू हुई हैं तो ज्यादातर लोग उन क्लेम्स के लिए अपने डॉक्यूमेंट, अपनी आइडेंटिटीज प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। सरकार की तरफ से फसलों के समर्थन मूल्य में की गई बढ़ोतरी और मुफ्त राशन स्कीम को आगे बढ़ाए जाने की वजह से अगले साल फूड सब्सिडी का आकार बढ़ सकता है। वित्त वर्ष 24-25 के बजट में खाद्य सब्सिडी 2.3 लाख करोड़ रुपए निर्धारित की जा सकती है। और साथ ही रबी फसलों के समर्थन मूल्य में हुई बढ़ोतरी की वजह से वित्त वर्ष 23-24 के लिए खाद्य सब्सिडी में भी करीब 17,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। सर, सब्सिडी का गणित तो चलिए इस बार भी बढ़ जाएगा, अगले साल भी बढ़ जाएगा, लेकिन अनाज की व्यवस्था हो पाएगी, वो कहां से होगी। अगले साल का भी आंकड़ा जो मिल रहा है शुभम वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव लग रहा है, क्योंकि इस साल ही 2.14 लाख करोड़ रुपए के आसपास की फूड सब्सिडी है। 17,000 करोड़ रुपए एडिशनल देने पड़ रहे हैं। और अगले साल के लिए आकलन हालांकि थोड़ा कंजर्वेटिव है, हो सकता है ये आंकड़ा बाद में बदले। पर ज्यादा बड़ी चुनौती यह है, जैसा हमने विस्तार से जब सरकार ने अनाज की स्कीम को बढ़ाया था 5 साल के लिए, तब भी चर्चा की थी कि फूड सब्सिडी का आवंटन तो कर दिया जाएगा, सरकार बैंकों से कर्ज लेकर किसी तरीके से इसका आवंटन कर देगी, पर ज्यादा बड़ी चुनौती अनाज की उपलब्धता की है। और ये पूरा साल और अगला साल भी, खरीफ की फसल और रबी की फसल भी, अनाज उत्पादन की दृष्टि से भारत के खाद्य प्रबंधन को बहुत राहत देने वाले संकेत नहीं दे रही है। भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था में दोनों प्रमुख अनाजों की, धान की और गेहूं की, कमी दिखाई दे रही है। और अब जबकि खाद्य सब्सिडी के बिल की तैयारियां शुरू हो गई हैं, बढ़ाने की 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की सब्सिडी का बिल होगा, तो
वो जो अनाज जो इसके जरिए बांटा जाना उसका क्या होगा, इस मामले में सरकार ने अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा है। हालांकि अभी भी बाजार में कीमतें काफी ऊंची हैं, सरकार की तरफ से विचार विमर्श चल रहा है कि अनाज गेहूं का आयात किया जाए या नहीं, लेकिन फिलहाल ज्यादा बड़ी चुनौती अब सब्सिडी से ज्यादा उपलब्ध अनाज की है कि भारत में उतना अनाज उपलब्ध हो पाएगा कि नहीं। बिल्कुल, बजट तो ले आएंगे, पैसा तो ले आएंगे, अनाज कहां से लाएंगे। 150 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा की लागत वाली सरकारी इंफ्रा परियोजनाओं में हो रही देरी की वजह से इनको तैयार करने की लागत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ऐसी 411 परियोजनाएं हैं जिनको तैयार करने की लागत इस साल अक्टूबर तक 4.31 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा बढ़ चुकी है। सांख्यिकी मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 1788 परियोजनाओं में से 411 परियोजनाओं की लागत बढ़ने की सूचना है, जबकि 837 परियोजनाओं के पूरा होने में देरी हुई है। सर, एक सवाल तो यह कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनमें देरी हुई है, और दूसरा ये देरी हुई क्यों? सड़क से जुड़ी परियोजनाएं हैं, सिंचाई क्षेत्र से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं, इसके अलावा कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की परियोजनाएं हैं। 3-4 प्रमुख कारण दिखाई दे रहे हैं। वो सबसे बड़ा कारण इसमें यह है कि एक तो लैंड एक्विजिशन में जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया धीमी है। इसमें कुछ असर कोविड के दौरान जो कामकाज बंद रहा 2 साल तक, 1.5 साल तक, उसका असर भी इसमें देरी में दिखाई दिया है। इसके अलावा फिनांसिंग नहीं हो पा रही है। और आज हम अपने कार्यक्रम में इसमें इस तरफ भी चर्चा करेंगे कि देश में जिनके पास सबसे ज्यादा सरकारी परियोजनाएं बनाने की जिम्मेदारी है, रेलवे और रोड की, उनकी परिस्थिति क्या है, इस पे हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। एनएचएआई के बारे में हम बता चुके हैं। तो ये 2 साल कोविड के, इसके अलावा फिनांसिंग की तैयारी नहीं हो पाने के कारण और बहुत सारी बैंकिंग से रिलेटेड इश्यूज के कारण भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया लगभग ठहर सी गई है और ये देरी काफी रिकॉर्ड है। ये स्थिति तब है जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय के स्तर पर, वित्त मंत्रालय के स्तर पर, नीति आयोग के स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। हमें ध्यान रखना जरूरी है कि सरकारी परियोजनाएं जब इतनी बड़ी संख्या में डिले होती हैं, इतना बड़ा नंबर डिले होता है, तो इसका असर अर्थव्यवस्था में पूंजी खर्च जाने पर दिखाई देता है, क्योंकि यही वो चैनल है, यही वो दरवाजा है, यही वो पाइपलाइन है जिससे सरकार अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को इकोनॉमी में पहुंचाती है, डिमांड क्रिएट करती है सीमेंट स्टील के लिए और रोजगार क्रिएट करती है। जब यही पाइपलाइन बंद है, इसी से काम नहीं आगे चल रहा है, तो सरकार के पूंजी खर्च में फिर आने वाले समय में अर्थव्यवस्था में कमी दिखाई देगी। यूको बैंक ग्राहकों के खातों में हुई 820 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन के बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपने यहां बैंकिंग से जुड़ी साइबर सुरक्षा को मजबूत करें। हाल ही में यूको बैंक की आईएमपीएस व्यवस्था के जरिए बैंक ग्राहकों के खातों से 820 करोड़ रुपए के गलत लेन देन का मामला सामने आया था। बाद में पता चला था कि आईएमपीएस व्यवस्था में खराबी की वजह से ये लेन देन हुआ है और इसमें अधिकतर लेन देन को बैंक ने वसूल कर लिया है। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद बैंकिंग व्यवस्था की खामियां उजागर हुई, जिसके बाद वित्त मंत्रालय ने बैंकों को खामियां दूर करने के लिए बोला है। सर, कितना ज्यादा खतरा बढ़ रहा है बैंकों में? अगर देखा जाए तो हम हर रोज नई रिपोर्ट पढ़ते हैं साइबर फ्रॉड को लेकर। लगातार ये दूसरा प्रमुख बैंक है। इससे पहले हमने बैंक ऑफ बड़ौदा में एक पूरा केस देखा जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन को लेकर कई किस्म के सवाल उठे और उसके बाद रिजर्व बैंक को उस पर प्रतिबंध लगाना पड़ा और वो यूको बैंक के आईएमपीएस सिस्टम में खामी पाई गई। आईएमपीएस या एनएफटी सिस्टम में खामी काफी चिंता की बात है, क्योंकि इनके बेस के ऊपर पूरी देश में फंड्स का ट्रांसफर होता है और काफी बड़ी राशि थी। 820 करोड़ रुपए की राशि गलत ढंग से ट्रांसफर हो गई। आमतौर पर यह बेहद चौंकाने वाली और सरप्राइजिंग घटना है। ये बता रही है कि बैंकों का जो पूरा साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है और बैंकों का जो पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चुस्त दुरुस्त और तैयार नहीं है। ऐसा भी लगता है शुभम कि डिजिटाइजेशन के कारण, इलेक्ट्रॉनिक कामकाज में तेजी से आगे बढ़ने के कारण बैंकों ने कई सारी चीजों का ध्यान नहीं रखा है और अब वो चुनौतियां निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि काफी फास्ट पेस में, काफी तेज रफ्तार से डिजिटाइजेशन हुआ है बैंकों के लिए। तो इसलिए बैंकों ने अपने सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के स्ट्रक्चर पूरी तरह सही नहीं किए। वित्त मंत्रालय की तरफ से ये बात बैंकों से कही गई है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण पहलू जिस पर रिजर्व बैंक बार बार इशारा करता रहा है वो ये कि बैंकों के आगे एक पूरी लेयर है जो फिनटेक कंपनियों की है, जो बैंकों के साथ काम कर रहे हैं और इसको लेकर रिजर्व बैंक ने अलग अलग तरह से दिशा निर्देश भी जारी किए हैं ताकि बैंक इस बात की व्यवस्था कर सकें कि उनके डेटा और उनके सिस्टम्स में सिक्योरिटी पर्याप्त बनी रहे। लेकिन उस समस्या का समाधान अभी होता नहीं दिखाई दे रहा है। डीप फेक के मुद्दे पर बढ़ती चिंताओं के बीच सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से इस मुद्दे पर बैठक की तैयारी की है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार जल्द ही डीप फेक के मुद्दे पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से चर्चा करेगी और अगर इन प्लेटफॉर्म ने पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं तो उन्हें आईटी कानून के तहत इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। वीडियो में किसी व्यक्ति के चेहरे या शरीर को डिजिटल रूप से बदलने को डीप फेक कहते हैं। मशीन लर्निंग और एआई से बने वीडियो किसी को भी आसानी से धोखा
दे सकते हैं। सर, इस बीच डीप फेक को रोकने के लिए यूट्यूब भी कुछ नए फीचर्स ला रहा है। हाँ, अब जैसे से पूरी दुनिया में डीपफेक की समस्या बढ़ रही है, भारत में कई सारे मामले ताजे तौर पर आए हैं। YouTube एक नया फीचर लॉन्च करने जा रहा है। YouTube ने ऐसा कहा है जिसमें किसी भी वीडियो को अपलोड करते समय अपलोड करने वाले को यह बताना होगा कि उसने किसी जनरेटिव एआई टूल का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि आमतौर पर ये वीडियो बनते किसी जनरेटिव एआई टूल सिस्टम पर है और उसके बाद वायरल होते हैं उन उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या यूट्यूब हो। तो यूट्यूब ने ऐसा कहा है कि वो जो भी वीडियो अपलोड करने वाला होगा उससे एक डिक्लेरेशन लेगा जिससे पता चल सके कि जनरेटिव एआई का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए फ्रांस, जर्मनी और इटली एक समझौते पर पहुंचे हैं। समझौते के बाद यूरोपीय स्तर पर बातचीत में तेजी आने की उम्मीद है। तीनों देशों की सरकारों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आचार संहिता के माध्यम से अनिवार्य सेल्फ रेगुलेशन को सपोर्ट किया है। सर, क्या एक साथ सारे कानून बन पाएंगे? फिर बहस उसी तरफ जा रही है जिस पर हमने विस्तार से इस बार के इकोनॉमिका में चर्चा की थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दुनिया के देश अपने अलग अलग कानून भी बनाना चाहते हैं और एक साथ कानून बनाना चाहते हैं। यूरोपीय समुदाय कम से कम एक कानून बना सकता है, क्योंकि यूरोपीय समुदाय में बहुत सारे कानून अब सामूहिक रूप से बने हुए हैं। पूरे यूरोपीय समुदाय के लिए मौद्रिक कानून भी हैं, तो यूरोपीय समुदाय के लिए तो यह आसान होगा कि वो अपने देशों को एक साथ शामिल करके बना सके। लेकिन एक क्षेत्र के कानूनों का दूसरे क्षेत्र से तालमेल होना, और चूंकि जो बेसिक नेचर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्लाउड कंप्यूटिंग का, ये पूरी दुनिया में विस्तृत है, इसके बेसिस अलग अलग हैं, उन्हें सबको एक साथ कानून में समेटना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन पहल शुरू हो गई है, पर पहल के पर समानांतर यह भी है कि दुनिया के देश अपने अलग अलग कानून बनाने की भी तैयारी कर रहे हैं। चीन ने अपना कानून बना लिया है, अमेरिका की तरफ से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ गया है, ब्रिटेन ने ब्लेचली पार्क की मीटिंग में भी इस बात का ऐलान किया कि वो अलग से कानून बनाएगा। तभी ये कानून को लेकर गफलत जारी रहेगी। दुनिया को एक समग्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कानून चाहिए, पर अब समग्र पूरी दुनिया के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया थोड़ी कठिन और जटिल होती जा रही है। बिटकॉइन के मामले में पिछले 2 साल से हम ये कवायद देख रहे हैं शुभम, की बिटकॉइन को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा तो बहुत है, पर किसी एक कानूनी ढांचे पर, सामूहिक कानूनी ढांचे पर सहमति बनती नहीं दिखाई दे रही है। अभी हाल में G20 की बैठक में भी इस पर चर्चा हुई थी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के उत्पादन के मामले में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार की तरफ से दुनिया की दिग्गज ईवी कंपनियों को लोकलाइजेशन नियमों में छूट दी जा सकती है। अमेरिकी कंपनी टेस्ला और दूसरी मल्टीनेशनल कंपनियों को लोकलाइजेशन नियमों में छूट मिलने की संभावना है। इन नियमों के तहत भारत में ईवी उत्पादन करने वाली कंपनी को ईवी तैयार करने के लिए स्थानीय स्तर पर बने उपकरणों का इस्तेमाल करना होता है। सर, लोकलाइजेशन के प्रयास पहले भी हुए हैं, उनके नतीजे कैसे रहे? नतीजे देखें तो हमने टू व्हीलर में नतीजों इसका कोई बहुत अच्छा नतीजा नहीं देखा। सरकार ने टू व्हीलर कंपनियों को भारत में आने की छूट दी थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों को उनके लिए स्पेशल स्कीम भी लॉन्च की थी। लोकलाइजेशन नहीं हुआ, ना भारत में बनी बैटरी, ना भारत में बना सामान इस्तेमाल किया गया। अंततः उसको एक किस्म का स्कैम बन गया। सरकार को वो इस स्कीम, जो फेम नाम की स्कीम थी, उस स्कीम में कंपनियों के यहाँ छापे डालने पड़े, उनसे वसूली करनी पड़ी और फिर वो स्कीम बंद कर दी गई। अब दोबारा जो टू व्हीलर में नहीं हो पाया उसे करने की कोशिश कार इंडस्ट्री में की जा रही है, ऑटोमोबाइल में की जा रही है। ऑटोमोबाइल के इस हिस्से में थोड़ा चीजें बेहतर और संगठित हैं टू व्हीलर की तुलना में। टू व्हीलर की इंडस्ट्री थोड़ी सी बिखरी हुई थी, लेकिन यहां भी लोकलाइजेशन की जो सबसे बड़ी चुनौती भारत में ऑटोमोबाइल को लेकर, इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल को लेकर है, वो जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उनकी भारतीय उत्पादन क्षमता पर है। क्योंकि भारत में अभी पूरी की पूरी ऑटोमोबाइल कंपनियों का इकोसिस्टम फ्यूल बेस्ड और फॉसिल फ्यूल बेस्ड कारों पर बना हुआ है। सारी कंपनियां जो आसपास इकोसिस्टम में पुर्जे और हिस्से बनाती हैं, वो डीजल और पेट्रोल कारों के ही पुर्जे और हिस्से बनाती हैं। उनका स्केल बहुत बड़ा है, उनकी डिमांड बहुत बड़ी है। तो जो लोकलाइजेशन की शर्त टेस्ला जैसी कंपनियों पर लगाई जाएगी अगर वो भारत में निवेश करती हैं, तो उनके लिए क्या भारत में इतना बड़ा OEM सप्लाइंग सिस्टम तैयार हो पाएगा जैसा कि चीन में तैयार है? ये एक बड़ा सवाल होगा। और इसलिए हमने देखा है कि लोकलाइजेशन की शर्तें शुरुआत में तो अच्छी दिखती हैं, पर बाद में उन पर अमल नहीं हो पाता है। लेकिन फिलहाल सरकार इस कोशिश में है कि इन कंपनियों को भारत में बुलाए और थोड़ा बहुत लोकलाइजेशन का प्रयास किया जाए। मध्य प्रदेश और गुजरात देश के ऐसे राज्य हैं जहां पर ग्रामीण मजदूरी राष्ट्रीय औसत के मुकाबले बहुत कम है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान मध्य प्रदेश में औसत ग्रामीण मजदूरी 229 रुपये 20 पैसे और गुजरात में 241 रुपये 90 पैसे दर्ज की गई, जबकि राष्ट्रीय औसत 345 रुपये 70 पैसे का है। देश भर में सबसे ज़्यादा ग्रामीण मजदूरी केरल में दर्ज की गई, जहां पर औसत मजदूरी 764 रुपये 30 पैसे दर्ज की गई। सर, कैसे समझा जाए इस आंकड़े को?
रिजर्व बैंक का आंकड़ा काफी चौंकाने वाला है। गुजरात, जिसे कि भारत में विकास के मॉडल स्टेट के तौर पर पेश किया जाता है, वहां पर सबसे कम ग्रामीण मजदूरी की दर है। और ये भी बताता है कि गुजरात में ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था के बीच जो खाई है, जो कमाई की, इनकम की, आपकी, वो और ज्यादा बड़ी होती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश, जो कि भारत का प्रमुख कृषि प्रधान राज्य है, जहां पर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल हिस्सा ज्यादा बड़ा नहीं है, और मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से कृषि सबसे बड़ा पेशा है, और कृषि को लेकर वहां तमाम तरीके की घोषणाएं भी की जाती हैं, पर औसत मजदूरी अभी भी 229 रुपए है। इस मजदूरी को आप इस तरह से ध्यान देकर देखें कि यह मनरेगा की मजदूरी से थोड़ी सी ही ज्यादा है, और इसके आधार पर आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि भारत के एक बड़े हिस्से में ग्रामीण इलाकों में डिस्ट्रेस या खर्च में कमी या गरीबी की समस्या लंबे समय तक क्यों रहती है। और इस साल जब हम 2 साल बाद कोविड से उबरने के बाद भी लगातार कंपनियों की तरफ से शिकायत होती देखते हैं कि ग्रामीण इलाकों से मांग नहीं निकलती, तो उन आंकड़ों को की पुष्टि या उन इस तरीके की जो आशंकाएं हैं उनकी पुष्टि ये रिजर्व बैंक के आंकड़े करते हैं कि भारत में अभी भी ग्रामीण मजदूरी की दर बड़े राज्यों में, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में 250 रुपए से ऊपर नहीं पहुंची। 300 रुपए से ऊपर तो देश में ज्यादातर जगह नहीं पहुंच पा रही है, और ये ग्रामीण क्षेत्र की मांग को, उनकी जिंदगी बेहतर करने को और खर्च को प्रभावित करती है, क्योंकि जब रूरल एरिया में वेजेस की ग्रोथ ही नहीं होगी तो नए डिमांड और नए तरीके के निवेश या नए तरीके के खर्च नहीं आएंगे। एक चीज यहां ध्यान रखना और भी जरूरी है कि कृषि क्षेत्र, ग्रामीण इलाके की आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा अभी भी केवल 40% ही है, क्योंकि साल में खेती के अलावा कामों के लिए 60% मजदूरी के लिए ग्रामीण इलाके के लोगों को अन्य दूसरे सहायक कामों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसके लिए वो शहरों में जाकर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में काम करते हैं। जब ग्रामीण मजदूरी की दर कम होती है तो जो सहायक कार्यों में जहां पर काम मिलना होता है वहां मजदूरी की दर भी कम रहती है, क्योंकि कंपटीशन उसी मजदूरी से होता है। जब गांव में 229-230 रुपए के आसपास की दिहाड़ी खेती में मिल रही, तो अन्य कामों में भी फिर उतनी बेहतर मजदूरी नहीं मिलती है। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। रिजर्व बैंक की तरफ से बिना गारंटी कर्ज को लेकर की गई सख्ती के बाद बैंकों के पास लिक्विडिटी की कमी हो सकती है। रिजर्व बैंक की सख्ती के बाद देश की बैंकिंग व्यवस्था में 84,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लिक्विडिटी चाहिए होगी। रिजर्व बैंक के कदम की वजह से बैंकों में डिपॉजिट पर ज़्यादा ब्याज मिलने की संभावना है, साथ में कर्ज भी महंगा हो सकता है। पिछले हफ्ते ही रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि बिना गारंटी वाले कर्ज के लिए उन्हें अपने खातों में पहले से ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी होगी। सर, इतना पैसा क्यों चाहिए होगा अतिरिक्त बैंकों को? 84,000 करोड़ रुपए की जरूरत अब अंदाज होकर निकली है। वो अनसिक्योर्ड लोन का जो पूरी चर्चा पिछले 3-4 महीने से चल रही थी, और जिसका नतीजा इवेंचुअली ये समझ में आया कि रिजर्व बैंक ने बैंकों से कह दिया है कि अगर वो क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन जैसे कर्ज देना चाहते हैं तो उन्हें नुकसान की भरपाई के लिए अपने पास अलग प्रोविजनिंग करनी होगी। इससे बैंकों की बैलेंस शीट पर एक नया दबाव आया है। बैंक पहले से ही दबाव में, हम आपको लगातार बता रहे हैं कि बैंकों के पास कैपिटल की कमी है, सरकार की तरफ से कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है। बैंकों ने 8% और 7% के ऊपर परपेचुअल बॉन्ड, 81 बॉन्ड से पैसा उठाया है, बॉन्ड से बाजार में पैसा उठाया जा रहा है। इस बीच 84,000 करोड़ रुपए की नई जिम्मेदारी बैंकों की बैलेंस शीट पर आ गई है। उन्हें ऐसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अगर वो जोखिम भरे कर्ज देते हैं और वो कर्ज डूबते हैं, जिनके डूबने की गुंजाइश ज्यादा है, तो उनकी बैलेंस शीट सुरक्षित रहे, बैंकों के ढांचे पर असर ना पड़े। अब इसके बाद बैंकों के पूरे वित्तीय ढांचे में और बैंकों के पूंजी ढांचे में नए सिरे से बदलाव होंगे, ये हमें दिखाई देगा। सर, इस फैसले का क्या क्रेडिट सप्लाई पर भी कोई असर होगा? दोनों तरह से क्रेडिट सप्लाई पर असर इसलिए होगा क्योंकि अभी बैंकों ने पिछले 2 साल के भीतर भारत में जो क्रेडिट का बूम देखा वो सब रिटेल क्रेडिट का बूम था, और उसमें भी एक बड़ा हिस्सा 50%, 60% के आसपास अनसिक्योर्ड क्रेडिट था। तो 2 चीजें दिखाई देंगी, क्योंकि बैंक इन पर ब्याज दरें बढ़ाएंगे जो अनसिक्योर्ड लोन है, क्योंकि उनको ज्यादा प्रोविजनिंग करनी होगी। इसलिए अब इसका असर थोड़े समय के बाद उन चीजों की डिमांड पर या उन चीजों की खरीद पर दिखाई देने लगेगा जहां लोग आमतौर पर अनसिक्योर्ड क्रेडिट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड से होने वाली शॉपिंग, जैसे ऐसे लोग जो भारत में जिनकी क्रेडिट प्रोफाइल बहुत अच्छी नहीं है, उन्हें ज्यादा ब्याज दर पर बाइक खरीदना, गाड़ियां खरीदना, जिसके लिए उन्हें एनबीएफसी कंपनियों से और बाकी जगह से लोन मिल जाता था। ये पूरा हिस्सा जो एक इमर्जिंग कंज्यूमर क्लास
था इंडिया में जो कि कर्ज को लेकर खरीद कर रहा था, अपनी क्रेडिट प्रोफाइल बेहतर ना होने के बावजूद या वित्तीय स्थिति कमजोर ना होने के बाद, उसकी डिमांड पर असर पड़ेगा। दूसरा, बैंक अब इस बात की कोशिश करेंगे कि वो उन कर्जों के लिए आगे बढ़ें जहां उनके पास सही मॉर्टगेज या जमानत है, जैसे गोल्ड लोन है, जैसे हाउसिंग या कार लोन है। लेकिन मॉर्टगेज वाले लोगों की, अच्छी क्रेडिट प्रोफाइल वाले लोगों की संख्या तो कम है शुभम। ज्यादातर कर्ज तो उन लोगों को दिया जाना है और वो महंगा कर्ज लेने को तैयार हैं क्योंकि जिनकी क्रेडिट प्रोफाइल अच्छी नहीं है। इसलिए बाजार में कर्ज की सप्लाई के आंकड़े भी अगले 2-3 महीने में हमें दिखाई देंगे कि क्रेडिट की सप्लाई में भी कमी आई है। और दूसरा है कि बैंकों को ज्यादा पूंजी जुटाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसलिए उनको अपने पास लंबे समय के लिए डिपॉजिट जुटाने के लिए ज्यादा बेहतर ब्याज दर भी देना पड़ेगा डिपॉजिटर्स के लिए। तो अच्छी बात है, बैंकों को हो सकता है बॉन्ड से भी बोरोइंग बढ़ानी पड़े। दूसरी बड़ी खबर, केंद्र सरकार रेलवे और एनएचएआई को पूंजीगत खर्च के लिए बाजार से कर्ज उठाने पर पूरी तरह से रोक सकती है। आने वाले बजट के दौरान रेलवे और एनएचएआई के पूंजीगत खर्च की व्यवस्था पूरी तरह बजट से की जा सकती है, ऐसी चर्चा है। इसका पूरा प्रावधान अब बजट के हिस्से होगा। सर, इस फैसले का क्या मतलब है? दो बड़ी संस्थाएं दोनों बजट में एक ठीक ठाक हिस्सा रखती हैं, अगर उनको ही रोक दिया जाएगा तो इस फैसले को कैसे समझा जाए? ये काफी बड़ा फैसला है और इससे दिख रहा है कि सरकार की जो बड़ी एजेंसियां हैं जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर में निर्माण करना है, उनके रेवेन्यूज उनके कर्ज के साथ तालमेल नहीं कर पा रहे हैं और अब उनके कर्ज का बोझ इतना ज्यादा हो चुका है कि सरकार को इन्हें बाजार से कर्ज उठाने से के लिए रोकना पड़ रहा है। इसके तार आप भारत में हाल में ग्लोबल बॉन्ड मार्केट में लिस्टिंग, भारत के फिस्कल डेफिसिट को लेकर उठने वाले सवाल, इनसे भी जोड़ सकते हैं। एनएचएआई को सरकार ने 2 साल पहले बाजार से कर्ज उठाने से रोक दिया था और अब एनएचएआई जो भी सड़कें बनाएगी उसके लिए उसे बजट से ही पैसा मिलेगा, यानी वो फिस्कल डेफिसिट का हिस्सा होगा। एनएचएआई अब भारत की जो सबसे बड़ी रोड डेवलपर है, शायद उसकी अब इतनी साख नहीं है कि वो बाजार से जाकर बॉन्ड से बोरोइंग कर सके, क्योंकि एनएचएआई का कर्ज भी 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। हम एनएचएआई पर विस्तार से आपको एक इकोनॉमिकम के एपिसोड में बता चुके हैं कि एनएचएआई पर कर्ज कितना है, उसके रेवेन्यूज कितने हैं और उसे अभी फिलहाल वो जितना पैसा एनएचएआई अपने टोल से कमा रही है उसका अधिकांश हिस्सा उसे कर्ज के ब्याज चुकाने के लिए देना पड़ेगा और इसके लिए वो उसे अपनी सड़कें बेचनी पड़ रही है। धीमे धीमे रेलवे भी उसी दिशा में बढ़ रही है। पिछले साल रेलवे को 2023-24 के बजट में रेलवे को सरकार ने एक भी पैसे की मार्केट बोरोइंग नहीं करने दी थी। 66,500 करोड़ रुपए का जो लास्ट बजट था 22-23 का, 66,500 करोड़ रुपए की बोरोइंग का लक्ष्य 22-23 में रखा गया था। 22-23 के बाद से रेलवे अब इस स्थिति में है कि रेलवे भी एनएचएआई वाली पोजीशन में पहुंच रही है, जहां रेलवे के प्रोजेक्ट्स पर रिटर्न नहीं है, रेलवे के पास अपने रेवेन्यूज नहीं है जिससे वो डेट की सर्विसिंग कर सके। और इसलिए अब रेल की परियोजनाओं में भी जो भी खर्च होगा उसके लिए रेलवे का इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि रेलवे की बोरोइंग बॉडी है, जो कंपनी है जो रेलवे के लिए कर्ज लेती है, वो बाजार से कर्ज नहीं लेगी। इसके काफी गहरे मतलब, इसका मतलब यह है कि इन दोनों क्षेत्रों के विकास पर जो भी आने वाले समय में पैसा खर्च होगा वो सारा का सारा पैसा बजट के खर्च से जाएगा, यानी बजट को आने वाले समय में इसके लिए अलग प्रोविजनिंग करनी होगी। बजट की भाषा में शुभम ऐसा होता है कि जो सरकारी विभाग होते हैं, खासतौर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर विभाग होते हैं, उनके खर्च 2 स्रोत से आते हैं, एक बजट की सहायता से और एक आईबीआर कहते हैं, इंटरनल और एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस। आईबीआर का मतलब होता है उनके अपने राजस्व, यानी रेलवे यानी सड़क को मिलने वाला टोल या रेलवे को मिलने वाले किराए और बाकी चीजें, और बाजार से बोरोइंग। तो अब ये दोनों खिड़कियां, बाहर की खिड़की बंद हो गई है कर्ज की। इसके बाद हमें देखना होगा, इस बार काफी उत्सुकता रहेगी हमें रेलवे और एनएचएआई के बजट को करीब से देखने के लिए, क्योंकि क्या इनके प्लान में, इनकी योजनाओं में बड़ी कटौती होगी क्या, या फिर सरकार इनकी योजनाओं को जारी रखने के लिए बजट से और ज्यादा पैसा देगी, तो फिर सरकार अपने फिस्कल डेफिसिट को कैसे मैनेज करेगी। पर यह भारत की सरकारी कंपनियों में बढ़ते कर्ज और कर्ज के बदले अच्छे राजस्व न होने की समस्या के गहराने का संकेत है कि भारतीय रेलवे की साख भी अब ऐसी नहीं है जिससे उसे बाजार में बोरोइंग करने की छूट दी जा सके, ऐसा है। सर, एक छोटी सी चीज़ यहाँ समझनी है कि सरकार ने कहा कि इसकी जो व्यवस्था है वो बजट से की जाएगी। ठीक है, बजट से कीजिए, आपको पैसा देना है एनएचएआई को, रेलवे को, आप बजट से दीजिए। सरकार कहाँ से लाएगी पैसा? सरकार भी तो कर्ज ही लेगी, तो फिर इसे रोका क्यों जा रहा है? लेकिन सरकार के कर्ज लेने का मतलब है कि सरकार पूरे फिस्कल डेफिसिट के ढांचे के तहत कर्ज लेगी और वो सॉवरेन कर्ज होगा। इन कंपनियों के कर्ज की संभावना
का आकलन इनको मिलने वाले राजस्व की तुलना में किया जाता है। और जब सरकार का कर्ज होगा, सरकार के पास कर्ज होगा, तो वो अपने फिस्कल डेफिसिट के ढांचे में मैनेज करके कई कुछ जगह के पैसे को घटाकर इन्हें उपलब्ध कराएगी। पर आमतौर पर हमने देखा है कि अगर आप एनएचआई का उदाहरण लें, क्योंकि पहला उदाहरण था, एनएचआई को जब से मार्केट बोरोइंग से बाहर किया गया है या बाजार के में बोरोइंग करने से रोका गया है, उसके बजट का आकार भी सीमित हो रहा है, कटौती भी हो रही है। और इसलिए ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं लगता है कि जितना पैसा मिल रहा था पिछले साल, लगभग उतना ही पैसा शायद मिलेगा अगले बजट में, उससे ज्यादा बड़ी बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन इन कंपनियों की चूंकि साख पर असर पड़ता है, इनके बॉन्ड्स की साख पर असर पड़ता है, और इनके राजस्व को पीछे कर्ज को सपोर्ट करते हुए नहीं दिखाई देते, तो अंततः सरकार इन्हें कर्ज के जाल से उबारने की कोशिश कर रही है। इसलिए देखना होगा इस साल तो बजट नहीं आएगा, वोट ऑन अकाउंट आएगा, लेकिन साल के अंत में जब वित्त वर्ष के अंत में फरवरी में सरकार अपने खातों का हिसाब किताब का लेखा जोखा पेश करेगी, तो हमें समझ में आएगा कि रेलवे और एनएचआई का, खासतौर से रेलवे के पूंजी खर्च की क्या स्थिति है। दुनिया के दिग्गज तेल निर्यातक देश सऊदी अरब की तरफ से कच्चे तेल में रोजाना उत्पादन की कटौती को दिसंबर के बाद भी बढ़ाया जा सकता है। रविवार को होने वाली ओपेक प्लस देशों की बैठक में सऊदी अरब की तरफ से तेल उत्पादन कटौती को आगे बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। इस आशंका से विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर उछाल देखने को मिला। पिछले हफ्ते विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव 4 महीने के निचले स्तर $76 तक चला गया था, लेकिन वहां से वापसी दिखी। करीब $5 की तेजी आ चुकी है, फिलहाल $81 के करीब काम कर रहा है। इस बीच अमेरिकी करेंसी डॉलर में भी गिरावट देखी गई, जिस वजह से कच्चे तेल और सोने की कीमतों को सहारा मिला। सर, क्या कीमतें वापस $90 के ऊपर निकल सकती हैं? हम लोगों ने पिछले हफ्ते की चर्चा में भी कहा था कि ओपेक देश इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि मांग में कमी की भरपाई उत्पादन में कटौती से की जाए, और उसकी संभावना बनती दिखाई दे रही है। ओपेक की अगली बैठक जो होने वाली है इस हफ्ते, इससे पहले सऊदी अरब की तरफ से स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया गया है कि दिसंबर के बाद भी उत्पादन कटौती में बढ़ोतरी की जाएगी। सऊदी और कच्चे तेल उत्पादक किसी भी स्थिति में कच्चे तेल की कीमतों को $85 से नीचे, $80 से नीचे नहीं जाने देंगे, $80 से $90 के बीच रखेंगे। दूसरी चीज है, जबकि तेल बाजार थोड़ा मांग की संभावनाओं को लेकर सहमा हुआ है। एक तो अमेरिका में जिस तरीके के इन्वेंट्रीज के आंकड़े आ रहे हैं, वो आंकड़े भी तेल बाजार को पर दबाव बना रहे हैं, जिसका असर यह है कि अब WTI क्रूड की कीमतों में ज्यादा तेज गिरावट दिखाई दी है। चाइना की तरफ से मांग के आंकड़े अच्छे नहीं है, और इसलिए अगले हफ्ते की ओपेक की बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से ओपेक की बैठक के नतीजे से हमें दो चीजें पता चलेंगी। एक तो ये कि डिमांड का आउटलुक अगले साल क्या रहने वाला है, इस पर ओपेक का नजरिया क्या होने वाला है। अगर ओपेक को लगता है कि अगले साल डिमांड में कमी रहेगी, अच्छी मांग नहीं रहेगी, तो ओपेक अपने उत्पादन में कटौती के फैसले को और ज्यादा गहरा और बड़ा कर सकता है। और दूसरी चीज है कि इस बैठक के बाद हमें अगले 5-6 महीने के लिए कम से कम कच्चे तेल की कीमतों का एक परिदृश्य बनता दिखाई देगा, और इसलिए बाजार में यह माना जा रहा है कि कीमतों में बढ़ोतरी का रुख आने वाले समय में जारी रहेगा। इजराइल हमास युद्ध में हमास का समर्थन कर रहे यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में इजराइल के समुद्री जहाज को कब्जाने का दावा किया है। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर का उत्तरी हिस्सा कब्जाया हुआ है, और इजरायली जहाज को कब्जाने से उनके दावे के बाद इजराइल हमास युद्ध के और गहराने की आशंका बढ़ गई है। हालांकि उनके इस दावे पर इजराइल का कहना है कि जिस समुद्री जहाज को हूती विद्रोहियों ने कब्जाया हुआ है वह एक ब्रिटिश जहाज है, और उस पर कोई भी इजरायली नागरिक काम नहीं कर रहा है। सर, असर क्या होगा? ट्रैफिक पर इसका असर दिखेगा? रेड सी पहली बार इन्वॉल्व हुआ है पूरे युद्ध में। हाँ, ये बड़ी घटना है, और इस घटना में पहली बार हूती विद्रोहियों ने रेड सी से आने वाले ट्रैफिक को निशाना बनाया, जिसका खतरा पहले से ही था, क्योंकि एक प्रमुख समुद्री रूट है जो इस मौजूदा वार जोन के करीब से जाता है, और यहां अगर एक भी शिपिंग लाइन पर या किसी भी शिप पर असर पड़ता है तो उसका असर ट्रैफिक पर पड़ेगा। यह मामला थोड़ा पेचीदा इसलिए है क्योंकि हूती विद्रोहियों ने जिस जहाज को कब्जा किया है, बताया जा रहा है आंकड़ों के मुताबिक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों के मुताबिक, इस जहाज के मालिक एक इजरायली सुपर रिच है, जिनकी कंपनी है। हालांकि दुनिया में जहाज कंपनियां अलग अलग देशों में रजिस्टर होती हैं। बहामास का जहाज है, बहामास के फ्लैग के तहत ट्रैवल कर रहा है, लेकिन इजराइल की तरफ से कहा गया कि इसमें इजराइल के नागरिक नहीं है, और तुर्की से ये जहाज भारत की तरफ आ रहा था, और अब इससे वार का मोर्चा या युद्ध का मोर्चा समुद्र के भीतर भी खुल गया है। आने वाले 2-3 दिनों में, 4 दिनों में हमें इसका असर और भी दिखाई देगा। अगर ये गतिविधियां ज्यादा बढ़ती हैं तो फिर इस जोन में ट्रैफिक पर या शिप मूवमेंट पर असर पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की ओर।
शेयर बाजार में इस हफ्ते कंपनियों के आईपीओ की बाढ़ आ सकती है। हफ्ते भर में करीब 5 कंपनियों के आईपीओ लॉन्च होने जा रहे हैं। इन आईपीओ के जरिए कंपनियां करीब 7,000 करोड़ रुपए जुटाएंगी। इसमें टाटा टेक्नोलॉजी, IREDA के आईपीओ शामिल हैं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी फिजिक्स वाला अपने यहाँ से कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है। करीब 120 कर्मचारियों की छंटनी हो सकती है। ये छंटनी कर्मचारियों के परफॉर्मेंस के आधार पर हो रही है। फिजिक्स वाला ने पिछले साल ही 1.1 अरब डॉलर के वैल्यूएशन पर 10 करोड़ डॉलर की फंडिंग जुटाई थी। भारत और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर चल रही बातचीत अभी भी फाइनल नहीं हो पाई है। यूके ने अपने यहाँ कुछ जीआई प्रोडक्ट के व्यापार की सुरक्षा की डिमांड की है। यूके चाहता है कि उसके जीआई प्रोडक्ट पर एफटीए का असर ना पड़े। यूके के जीआई प्रोडक्ट में स्कॉच विस्की और स्टिल्टॉन शामिल है। देश के कई आईटी कंपनियों के कर्मचारी कंपनी की तरफ से दी गई डेडलाइन को पूरा करने के लिए नियमों से ज़्यादा घंटे काम करते हैं। कई आईटी कर्मचारियों को हफ्ते में 45 से 50 घंटे काम करना पड़ रहा है, जबकि नियम 40 घंटे का है। हाल में आईटी कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने कहा था कि भारतीयों को हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। उनके इस बयान के बाद आईटी सेक्टर में कामकाज के घंटों को लेकर नई बहस छिड़ गई है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? यूके और भारत के साथ ब्रिटेन जो मुक्त व्यापार समझौता होना था, जिसे आमतौर पर तय मान लिया गया था, रोज रोज उसमें से नई चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं। एक स्थिति ये थी 2 महीने पहले कि कहा जा रहा था कि समझौता बस दस्तखत के करीब पहुंच गया है। और जैसे हमने बार बार बताया अपने कार्यक्रमों में कि जो मुक्त व्यापार समझौते हैं उनके बातचीत और उनकी चर्चाएं काफी पेचदार होती हैं। और अब देखिए निकलकर जोग्राफिकल लोकेशन वाला या जोग्राफिकल आइडेंटिटी वाला मामला भी सामने आ गया है। यूके का कहना है कि स्कॉच विस्की, जिसकी एक जीआई टैग है, जिसे कि भारत में बासमती का टैग है, इसे भारत में कॉपीराइट नियमों के तहत और आईपीआर नियमों के तहत प्रमाणित किया जाना चाहिए। भारत की तरफ से इसे स्पष्ट अभी नहीं किया गया। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर, सूचना तकनीक को लेकर और कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर भारत और ब्रिटेन के बीच इस समझौते पर सहमति नहीं बनी और ऐसा लगता है कि समझौता थोड़ा सा लंबा खींचेगा। भारत और ब्रिटेन इस पर हस्ताक्षर से पहले थोड़ा ज्यादा इंतजार करेंगे। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ। तब तक के लिए दीजिए हम दोनों को इजाजत। नमस्कार।